बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है डिबेट का, सीधी बात का। ना इधर उधर की बात, ना कोई लाग लपेट, सीधे होंगे सटीक सवाल और होगी सीधी बात। और सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। आज का मुद्दा इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देश के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। और सवाल कौन से जुड़ा नहीं है, सवाल किसने से जुड़ा है और अब इसके बाद आगे क्या होगा इससे जुड़ा है। वो इसीलिए क्योंकि एक के बाद एक डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले इलाके की पार्किंग में ब्लास्ट होता है। एनआईए जांच संभाल रही है। एक के बाद एक डेवलपमेंट्स, एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो सनसनीखेज खुलासे हैं, वो चौंकाने वाले खुलासे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी, हमारी, हम सबकी सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। और ये सवाल उठाते हैं कि कैसे प्रोफेशनल्स हमारे बीच में ही आतंकवादी का रूप धारण कर कर रह रहे हैं, आतंकवादी प्रोफेशनल्स का रूप धारण कर कर रह रहे हैं और आपकी हमारी जान पर बन आई है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे ऑपरेशन की दरकार एक बार फिर से है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इस बीच सुलगते सवाल और क्या क्या है एक कर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या वो सुलगते सवाल हैं। जरा ये सवाल ध्यान से देख लीजिए। व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन का रैकेट कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे इस प्रोसेस को रोका जाएगा जिस तरीके से व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन सामने आया है। सुरक्षा जांच प्रणाली में प्रोफेशनल्स का बैकग्राउंड चेक कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि चेक बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बनी हुई थी, बड़ा खुलासा हुआ। विदेशी फंडिंग पर आखिर कब लगाम लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, ऑनलाइन फंडिंग हो रही है, उसका इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है वो हमने देखा। इंटेल शेयरिंग, सीमा कठोरता या फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कौन से कदम अब उठाए जाएंगे, ये कदम कब उठाए जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे, जांच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक एक कर ये तमाम सवाल हम यहां पर उठाएंगे और इन सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल होगा, उस पैनल से हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस रेडिकलाइजेशन को रोका जाए, कैसे इस रैकेट को रोका जाए। और साथ में सवाल ये भी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दरकार है। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं, ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और ताज़ा खुलासा, कश्मीर में कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आत्मघाती हमलावर उमर उन नवी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। ऐसे में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, पर्दाफाश हो रहा है, उसके बाद ये बड़े सवाल जाहिर सी बात है खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब गेस्ट का रुख करते हैं और बड़ा पैनल हमारे साथ है, उनसे रूबरू आपको करा देते हैं। हमारे साथ पल्लवी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। इसके साथ ही आर के भार्गव जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी स्क्रीन पर ये 3 खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पल्लवी सिंह जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। पल्लवी सिंह जी, आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्योंकि एनआईए ने जिस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया, जो खुलासे हुए वो एक बड़ा पर्दाफाश करते हैं, उजागर करते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ ट्रैवल हो रहा था बल्कि विदेशी फंडिंग भी हो रही थी और इसके जरिए हमारे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। पल्लवी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज आप अपना म्यूट पहले अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच पाए। प्लीज अनम्यूट कीजिए, तभी सुन पाएंगे हम आपको सही तरीके से। ओके, पल्लवी जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से उनसे कनेक्ट करेंगे और स्ट्रेटेजी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम कब उठाए जाएंगे या फिर डिप्लोमेसी से काम चलाया जाएगा, या क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार नापाक साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता है डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, क्या टेक आपका है जिस तरीके से एनआईए ने ये बड़े खुलासे किए हैं और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है? आपको नमस्कार मोनिका जी और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। और अगर एनआईए ने जो है बड़ा काम और बड़ा खुलासा किया होता तो ये 4 साल से चल रहा D6 मिशन बहुत पहले ही खुलासा हो गया होता। जिस ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रही हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही ये प्लानिंग चल रही थी, ये एनआईए की रिपोर्ट कहती है। एनआईए हमारा बिजी था जो है सोनम वांगचुक जी को कैसे क्राइम क्रिमिनल साबित किया जाए, कैसे उनके कनेक्शन पाकिस्तान से किया जाए और देश में बढ़ रहे अपराध की तरफ कहीं ना कहीं उदासीन रहा।
मोनिका जी जानती है कमी क्या है हमारे देश में? आप देखेंगे चाहे उरी हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो जो है गालवान हो, जहां पर भी जो है हमने देखी ऐसी गतिविधि जहां पे हमारा सिक्योरिटी फेलियर रहा मोनिका जी, वहां पे आप मोनिका जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए। आपको पता है जब जो है पुलवामा में अटैक हुआ, आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी आ गई बीच में, हमने बहुत सारे अपने सैनिकों को वहां पे शहीद हो गए, उन्होंने शहादत दी। एक ऑफिसर, एक जो है कर्मचारी जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई हो कि ये इनकी कमी की वजह से या इनकी चूक की वजह से हमने अपने सेना के इतने जवान को खोया, ये होता ही नहीं है। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है? हमारे गृह मंत्री जी आते हैं, जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था तो हमारे गृह मंत्री महोदय आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं सिक्योरिटी में फेलियर हुआ। उसके बाद में आज फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी में फेलियर एक बार लगता है कि चलिए हमसे चूक हो गई, ये सिक्योरिटी फेलियर कहीं ना कहीं है। ट्रू, ये सिक्योरिटी फेलियर कहीं ना कहीं है, क्योंकि बार बार इस तरह के जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश रची जा रही है, ये हमारे देश की सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है और कदम उठाने चाहिए। मैं एग्री कर रही हूँ और इसी का जवाब हम आर के भार्गव जी से ले लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। सर, अ बिग फेलियर, आर के भार्गव जी, एक बड़ा फेलियर है और ये फेलियर बार बार उजागर होता है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, फरीदाबाद तक, कहाँ कहाँ नहीं तार फैले हुए, और ये तार और भी कई जगह तक है, क्योंकि जिस तरीके से खुलासा हुआ है टर्की की यात्रा, पाकिस्तान की यात्रा, और भी अलग अलग जगह पर डॉक्टर शाहीन जो कि गिरफ्तार की जा चुकी हैं, उन्होंने यात्रा की, उसने यात्रा की, वो कहीं ना कहीं एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी करती है। सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल तो जाहिर सी बात है ना। देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, कहीं कोई एजेंसी, इंट एजेंसी या कोई सिक्योरिटी एजेंसी जो अपने काम करने से चूकी, लेकिन ये सही नहीं है। ये कहना बहुत आसान है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है और उसके अंदर से एक एक आदमी को छांट के चुन के निकालना कोई आसान काम नहीं है। हर आदमी के पीछे कोई सिक्योरिटी वाला आदमी नहीं बैठा हुआ होता है। पर सर, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कहना आसान है, लेकिन भरोसा तो एजेंसीज पर ही हम करेंगे ना। हम किस पर भरोसा करेंगे? हमने सरकार चुनी है, हम सरकार पर भरोसा करेंगे, एजेंसीज पर भरोसा करेंगे। देखिए, मैं उसका भी जवाब देता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि ये एक अकेली इंसिडेंट है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस तरह की एजेंसी में काफी समय तक रहा हूं और मुझे पता है, जब 200 से 250 इस तरह की घटनाओं को हम घटना घटने से पहले खत्म कर देते हैं, वो किसी के नजर में नहीं आती है। उसे किसी को नहीं पता लगता, क्यों? क्योंकि कुछ हुआ नहीं। पता तब लगता है जब कुछ होता है। तो ये देखिए कि अगर 200 घटनाओं को हमने होने से रोक दिया और एक जगह पर कहीं टेररिस्ट या मिलिटेंट हमसे एक कदम अगर आगे निकल गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम ये कहें कि सिक्योरिटी एजेंसी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। पहल हमेशा जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं उनके हाथ में होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सड़क पे चलते हुए हर आदमी को पकड़ के और थाने में जाकर के बिठा दें। यहां से जो पुलवामा का जिक्र कर रहे थे, बट चेकिंग बढ़ानी होगी। आप जो जिक्र कर रहे हैं वो कोलैप्स पहले भी हुआ था, वो कोलैप्स अब भी हुआ, और चेकिंग तो इसके लिए बढ़ानी होगी ना, सिक्योरिटी तो बढ़ानी होगी ना। चाहे आप मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, किसी और तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप मैन फोर्स बढ़ाइए, मैन पावर बढ़ाइए, ये सब तो करना ही होगा ना। आम जनमानस इधर से उधर जा रहा है, ये सारी चीजें, इनका खुलासा तो होगा ना जब जांच पड़ताल बढ़ाई जाएगी। और उसी पर हम चर्चा करें कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे जो जांच का दायरा है, सिक्योरिटी का दायरा है, वो आगे बढ़ाया जाए, तब आपको पता लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो अभी पुलवामा की बात हो रही थी, तो उस समय कई नेता आए, उन्होंने कहा साहब पुलवामा पे वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? उन्हें अंदाज है कि जम्मू से लेकर श्रीनगर कितनी गाड़ियां रोज ऊपर नीचे चलती हैं। अगर हर गाड़ी को चेक करना शुरू कर दे तो एक गाड़ी को चेक करने में सरसरी तौर के ऊपर मैं कहता हूं कम से कम आधा घंटा लगता है। ये बताइए, आधा घंटा हर गाड़ी में लगता है, अगर 3000 गाड़ियां चेक हो तो बताइए किस तरह से उनको चेक किया जा सकता है? अरे, आज जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि साहब चेकिंग होनी चाहिए, जब वही चेकिंग होती है तो कहते हैं साहब हमें हैरासमेंट हो रहा है। तो हमको इन चीजों के बीच में एक कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हम हर आदमी को चेक नहीं करते, लेकिन जिसके ऊपर शक होता है उसको हम चेक भी करते हैं। लेकिन
पुलवामा बीच में सर, कितने पहलगाम आदमी की आप ऐसे बात कर रहे हैं होते ना, हैं जो कि आप पहलगाम की बात कर रहे हैं ना। मैंने इंसिडेंट कवर किया मैं है वो पुलवामा की पूरा, बात कर रहा था अभी। मैंने पहलगाम पर मैं रिपोर्टिंग की आपका है, जो भी जवाब मैंने होगा मैं शुभम दूंगा। मैं द्विवेदी की वाइफ पुलवामा से के भी बता बात की है, उन्होंने क्या क्या बताया वो मैं बखूबी जानती हूँ। एक एक गाड़ी की बहुत अच्छे से चेकिंग की जा रही थी, उन्होंने इस बात को सराहा भी था और बकायदा चेकिंग की जा रही थी आधा आधा घंटे लगाकर। लेकिन जब ऊपर की तरफ पहाड़ी पे जाते हैं तो वहां सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। यहां तक कि शुभम द्विवेदी जो सबसे पहले जिनको मारा गया था, उनकी वाइफ ऐश्वर्या द्विवेदी, उनसे जब बात हुई, मैंने खुद बात की थी सर, उनके घर जाकर मैंने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं ऊपर से नीचे भी आई, भागी दौड़ी। मैंने पुलिस वालों को भी कहा लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने यकीन भी नहीं किया। तो कोलैप्स हुआ था और उस टाइम पर इस बात को एग्री भी किया था। लेकिन मैं पहलगाम से हटकर अभी की बात कर रही हूं और एक बार फिर से वही चीजें हुई हैं। इसीलिए सवाल यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे ऑपरेशन की क्या हम एक बार फिर से दरकार है, एक बार फिर से जरूरी है, या फिर ऐसे ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी के सहारे हम यूं चलेंगे? क्या कदम उठाए जाएंगे, ये सवाल मैं आपसे कर रही हूं और इसका जवाब मैं लूंगी। पल्लवी सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, तो यही सवाल उनसे भी। पल्लवी जी, क्या इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे? कब उठाए जाएंगे? पाक बार बार नापाक साजिश रचता है, खुलासा हो रहा है। देखिए, जो कुछ कदम उठाए जाएंगे इस पर डिफेंस अपनी तरफ से पहले से नहीं बताएगा। हर चीज मीडिया में आ जाए तो जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं। हर बार कदम उठाए जाते हैं। ये पुरानी सरकार नहीं, 2014 से पहले की सरकार नहीं है कि अटैक पे अटैक हो रहे थे, आतंकवादी, कितने आतंकवादी हमले हुए, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। कुछ दिन के लिए बातें हुई, बातें। तो ये मोदी सरकार है जो घर में घुस के मारना जानती है, पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको अंजाम देना जानती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे से कार्रवाई होगी। अब बिल्कुल चूक हुई है, लेकिन एक चीज और भी कहना चाहूंगी मोनिका जी कि सिक्योरिटी फेलियर है, बिल्कुल मैं मानूंगी कि कुछ चीजें हैं जो ये और भी तगड़ा होना चाहिए था। पर उसके बावजूद आप देखिए 2900 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा गया है। कैस्टर से एक बड़ा जीनोसाइड करने का जो प्लान था वो पकड़ा गया है। वो सारी चीजें नेस्तनाबूद किसने की है? सुरक्षा एजेंसियों ने की है। नहीं तो बहुत ही बड़े लेवल पे इन्होंने जीनोसाइड करने का प्लान बनाया हुआ था। ये सारा किसने पकड़ा? इन लोगों ने पकड़ा है। इससे पहले देखिए जितनी भी घटनाएं, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें कि सिर्फ 2025 की यदि बात करें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने होने से रोका है। यहाँ पे ये इसकी जांच चल रही है। जो ये ब्लास्ट हुआ है इसकी भी पूरी तरीके से जांच चल रही है और सारी चीजें मीडिया में आए या ओपनली सबके सामने रखी जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले भी आपने देखा है कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, तो उसका जो रिएक्शन हुआ वो ऐसे नहीं पता कि आप सो के उठे सुबह आपको पता चला कि हमला हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, इतने लोग मर गए, इतने आतंकवादियों को चीजें हैं ना, इसके बाद की भी चीजें हैं। जनता जवाब मांग रही है और जनता मुंहतोड़ जवाब की उम्मीद भी कर रही है कि साजिश रचने वालों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और जहां बेसिक सिक्योरिटी की बात आती है तो ओपी सागर जी पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सागर जी, जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेरर सामने आया है, जो प्रोफेशनल्स हैं, ये आतंकवादी जो प्रोफेशनल्स की भूमिका में आपके हमारे बीच रह रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे आतंक का अड्डा बनी हुई थी इसका भी खुलासा हुआ है। ये सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाएगी, ये चेक कैसे बढ़ाया जाएगा कि जो लोग हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर में हो या फिर किसी और सेक्टर में हो, जो इस तरह का रूप धारण कर बैठ रहे हैं, हम उनकी पहचान कर सके। ये सिक्योरिटी सिस्टम, ये मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा? मोनिका जी, ये बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, जो मैं जानता हूँ, समझता हूँ, जब तक कि हमारे आँख कान नाक सब खुले रहेंगे और वो तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही छुप के ये लोग रह रहे थे। यूनिवर्सिटी में जाते थे, चाहे पेशेंट्स को देखते हों, टीचर्स को देखते हो, क्लासेस को देखते हो, स्टूडेंट्स से मिलते हों और इनके साथ के लोग हो गए। कितना भी आदमी चालाक बने, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो करते ही है। हमें वही गलती पकड़नी है। आखिर उनकी गतिविधियां संदिग्ध तो जरूर रही होंगी। हमारे पास जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसका काम होता है कि ऐसे लोगों को जो है, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके मूवमेंट पे वॉच करें।
और वॉच करने के बाद में फिर वो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं फिर सारा भेद खुल जाता है। तो उसमें बहुत पैनी दृष्टि की जरूरत होती है और पैनी दृष्टि के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके के हमें टारगेट सेलेक्ट करने हैं। देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी 40%, 40% जो है वो कश्मीरी ओरिजिन के लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कश्मीरी ओरिजिन के लोग खराब होते हैं, लेकिन ये तो है कि डाउट के घेरे में रहते हैं। जहाँ जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स रहते हैं उन पर बाकायदा नज़र होती है और वो चाहे कहीं हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो या वो इलाहाबाद हो, कहीं है। तो इसलिए उन पे निगाह यहाँ पे भी रखना चाहिए था। वो हरियाणा पुलिस को भी इस बारे में सतर्कता सजगता पहले से ही बनाया के रखनी चाहिए थी। फिर जो हमारे आउटस्कर्ट्स होते हैं, देखिए बहुत सारे आउटस्कर्ट्स में अपराधी लोग रहते हैं और ताकि वो पुलिस की निगाह से बचें। तो उनके मूवमेंट को वॉच करने के लिए भी अक्सर जो आउटस्कर्ट्स हैं, अकेले में जो मकान हैं, वो जैसे यहाँ आप सोचिए कि आरडी ये रखा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट रखा होता है, अलग से कमरा जो कि आम आबादी से बाहर है। क्यों नहीं ऐसी जगह पे पुलिस, देखिए इंटेलिजेंस का ही काम नहीं है ये मैं बता दूं, लोकल पुलिस का भी उतना ही जिम्मेदारी बनती है। रोल होना चाहिए। और जिस तरीके से हमने ये भी देखा, हवाला के पैसे, ऑनलाइन पेमेंट्स, विदेशी फंडिंग, उस 20 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग, उसका इस्तेमाल हो सकता है यही जो केमिकल्स थे, विस्फोटक सामग्री हो, इन्हीं सब के लिए किया गया हो। बिल्कुल, ये देखिए अब आम पब्लिक को शायद ना मालूम हो, बहुत सारे लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होती है, उनके फोन्स वगैरह टैप किए जाते हैं, टैप ना भी किए जाए तो किस तरीके के उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी देखी जाती है। और यहाँ तक कि पहले तो डाक का जरिया होता था, पोस्ट ऑफिस में LIU के लोग बैठते थे, इंटेलिजेंस के लोग बैठते थे, उनकी डाक पढ़ी जाती थी। और अब डाक नहीं पढ़ने के बजाय ये जो दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा ये थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं चूक तो जरूर, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। आरके भार्गव जी, ओपी सागर जी भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, और मैं लौटूंगी आपके पास, बट पहले पल्लवी जी से भी ले लेते हैं सवाल। पल्लवी जी, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ओपी सागर जी भी यही कह रहे हैं, आपने भी बोला, लेकिन यहाँ पर अब आगे के कदम क्या होंगे, आगे क्या होगा, कैसे सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी, और कब पाकिस्तान को, उस नापाक पाकिस्तान को जो हमेशा टेढ़ी आंख हिंदुस्तान की तरफ रखता है, उसे जवाब दिया जाएगा, किस तरह से जवाब दिया जाएगा, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका देश इंतजार कर रहा है। बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, ना ज्यादा करना पड़ेगा। आपने पहले भी देखा है कि जैसे इमीडिएटली एक्शन लिया गया है, तो कब किया जाएगा वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। भाई मैंने कहा हो सकता है अब आज रात को हुए, सुबह आपको पता चले एक्शन हो गया। तो ये चीज सुरक्षा एजेंसियां, ये डिफेंस, ये उनका कॉस्ट है, वो लेंगे अपने हिसाब से, प्लानिंग करके लेंगे, और वो मीडिया में आने की बिल्कुल अच्छी बात है भी कि हम उसके बारे में कोई बात, वो हमें सरकार पे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से पहले में भी जनता को भी विश्वास है कि पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और सुरक्षा एजेंसियों ने थोड़ी सी चूक की है, बिल्कुल मैं इस चीज पर एक्सेप्ट करती हूँ, पर इसके साथ मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं तो बड़ी घटनाएं होने वाली थी, जो बड़ी चीजें होने वाली थी, जिसके लिए इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा की जा रही थी, और कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि डॉक्टर को लोग भगवान की तरफ खींचते हैं। भगवान के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता तो डॉक्टर का नाम लिया जाता है। अब ये नहीं समझा जा रहा था कि लोग भाई जो पढ़ते लिखते हैं वो आतंकवादी बनते हैं। अब ये भी डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग जो इतने साल लगाने के बाद डॉक्टर बनाएंगे, उसके बाद आतंकवादी बन गए, और वो भी घर में बैठे हुए। सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है कि बाहर से घुसपैठ न हो, बाहर से आतंकवाद
अंदर ना आए। और यहाँ पे यदि यहीं की खासियत यहीं से पैदा होकर बड़े हो रहे हैं और यहीं पे आतंकवादी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है। फिर तो वही बात हुई मोनिका जी की हर घर में झांकने की जरूरत है, हर घर में जाने की जरूरत है, हर घर में बॉम्ब बन रहा होगा। चाहे पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगी जो पल्लवी जी कह रही हैं? यदि सरकार मोनिका जी ये क्यों कर रही है? रीता जी आप ये बताइए कि अभी जो है मुझसे पहले डिफेंस एक्सपर्ट जो कह रहे थे, भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि जो है आप वो नहीं देख रहे हैं कि कितने नाकाम किए गए। आपकी जिम्मेदारी है कि 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप डिबेट कराइए और डिबेट में आप जो है 10 मिनट पूरी तरीके से खराब कर दीजिए। फिर आप कहें कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि 60 मिनट में मैंने 50 मिनट अच्छा किया था। आपकी जिम्मेदारी पूरी 60 मिनट की थी। ये कैसी बात हो जाती है? मैं आपको तारीख गिनवा सकती हूँ कि 2-5 जनवरी 2016 पठानकोट का हमला हुआ था। कौन सा अकाउंटेबिलिटी लिया? होम मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी ली या किसी ऑफिसर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय की गई? जांच बिठाई गई, जांच ठंडे बस्ते में। उसके बाद में 15 सितंबर 2016 उरी में होता आतंकी हमला, कोई जांच बिठाई गई? किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ली गई? कुछ नहीं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक होता है। 10 फरवरी 2018 कुजवाना अटैक होता है। उसके बाद में आप चले जाइए, इस तरीके से महलगांव का भी अटैक 2019 में होता है 1 मई को। ये अटैक होते रहते हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि जिन एजेंसी को पैसा दिया कि आप जो है देश की सुरक्षा करिए, आप उनको कह रहे हैं घर घर चेक करिए, आप घर घर चेक करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 15 अक्टूबर को पंजाब में ड्रोन हथियार और ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। 24 अक्टूबर को दिल्ली में ISIS का ऑनलाइन मॉड्यूल नाकाम किया गया। 28 अक्टूबर को पुणे में AQIS का टेक्निकल जो विशेषज्ञ वो पकड़ा गया है। 7 नवंबर को राजस्थान में TTP से जुड़ा प्रचारक गिरफ्तार किया गया है और 7 लगाए, पुलिस लगाए, वाटर कैनन उनके ऊपर जो है फिकवाए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। ISIS के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है जो गुजरात उत्तर। ठीक है पल्लवी जी, पूजा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप अटैक्स गिना रही हैं पूजा जी, आप अटैक्स गिना रही हैं। वो बता रही हैं पल्लवी जी कि हमने कहा कैसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और वो मुंह तोड़ जवाब दिया भी गया है। और बीते भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, चाहे आप पुलवामा अटैक का मुंह तोड़ जवाब बात कर लीजिए या फिर आप पहलगाम के मुंह तोड़ जवाब का बात कर लीजिए। और अब आगे भी हम यही इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि कब जवाब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। हुई हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, आर के भार्गव हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ पूर्व IPS OP सागर जी भी जुड़े हुए हैं। आर के भार्गव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ, आतंक की फैक्ट्री, आतंक की यूनिवर्सिटी का, अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी खुलासा होता है। NIA ने यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं ताकि सारी जांच पड़ताल को और गहनता से आगे बढ़ाया जा सके। क्या आपको लगता है ये शिक्षा के संस्थान सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं, इस तरह के और भी हो सकते हैं जहां पर शिक्षा संस्थानों के रूप में देश के खिलाफ इस तरह की साजिश रची जा रही हो? और इसको अगर ऐसा है तो कैसे इस मैकेनिज्म को रोका जाएगा, कैसे जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाया जाएगा? देखिए ये बात सही है कि खाली अल फलाह नहीं बल्कि इस तरह के एलिमेंट और जगह पर भी हो सकते हैं और होंगे। मैं इस बात का मुझे ऑलमोस्ट पक्का यकीन है कि हम खाली अल फलाह को ले रहे हैं लेकिन इसके अलावा और भी जगह पर होगी। लेकिन होगी क्यों? ये बात तो आती है बार बार कि ये डॉक्टर कैसे रेडिकलाइज होगा या दूसरे और एजुकेटेड कैसे रेडिकलाइज हो गए, खास तौर से जो कश्मीर में है। अरे भाई जब कश्मीर के हम रेडिकलाइजेशन को देखते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां पर 89 और 90 से लेकर के अभी तक वहां क्या होता रहा। अभी किसी ने ये रियलाइज किया आप लोगों में कि ये जो पकड़े गए हैं इनकी क्या उम्र है? ये सारे के सारे लेट 20s या अर्ली 30s में है। इसका मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये जब ये पैदा हुए थे तो उस समय पैदा हुए थे 85, 90, 95 के बीच में पैदा हुए थे। और जब उस समय में पैदा हुए तो जो इनका फॉर्मेटिव ईयर्स थे, यानी जिस समय ये पढ़ रहे थे और सोचने समझने की कोशिश कर रहे थे, यानी 15 साल 16 साल की उम्र में ये किस माहौल में थे? ये उस माहौल में थे जहां पर कि पत्थर फेंके जाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। हर बच्चा वहां पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता था। यही आदमी, ठीक है दिमाग था इनके पास, इन्होंने अपने आप को
इस लायक बनाया कि वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आए, डॉक्टर बने। लेकिन डॉक्टर बनने से ना क्या हुआ, ये प्रोफेशनली तो बन गए, लेकिन जो इनका रेडिकलाइजेशन था, जो इनका 10, 12 साल, 15 साल की उम्र में हुआ, वो इनके दिमाग में कहीं छुप करके बैठा हुआ था। और यही तो है ना, ये तार वो जो खत्म कैसे होगा, ये मेरी बात सुन नेटवर्क लीजिए अब पहले, टूटेगा अगर आपने कैसे? बीच में बोलना है तो मैं काट दूंगा। नहीं, मैं बीच में बात नहीं बोल मेरी रही हूँ, पूरी मैं लीजिए। आपको कंटिन्यूटी में ही आपसे सब क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं आपकी बात समझी कि नहीं, पहले का continuity था मत ये, करिए, आप लेकिन बाद में कर लीजिए, नहीं तो लेकिन मेरा भार्गव रिदम जी, टूट जाता है। भार्गव जी सवाल तो मैं देखिए, करूंगी ना, मेरा मेरा रिदम टूट काम जाता है, जो मैं मैं सवाल बात करने कहना के लिए चाहता हूं, बैठी हूँ, वो आपके मैं पास सवाल पूरी करने नहीं बैठी हूँ और पहुंचती आपसे है। चीजें समझने के लिए ही बैठी हूँ। आप सम्मानजनक है, हाँ, मुझसे तो बड़े हैं, मैं मैं आपसे आपको समझ बता ही रहा रही हूं हूँ ना। चीजें। भाई सुनिए मेरी बात, मैं जो चीज अगर कवर नहीं करूं, आप मेरे से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोग प्रोफेशनल डिग्री इनके पास आ गई, प्रोफेशनली ये इक्विप हो गए, लेकिन इनके दिमाग में वो जो रेडिकलाइजेशन का कीड़ा था बैठा हुआ था, जिसको कि समय आने पर लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया और वो उस हद तक पहुंच गए कि आज रेडिकलाइज होकर के वो फुल फ्लैग टेररिज्म में इन्वॉल्व हो गए। यही वजह है कि हमको खाली ये नहीं कि ऊपर ऊपर देखना पड़ेगा कौन डॉक्टर है कौन कहाँ है, लेकिन उनको ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हैं, बड़े हैं, आगे उनकी एजुकेशन हुई है। हाँ, अब पूछिए। अब ऐसे तो बहुत लोग होंगे ना, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि अब ये तार, ये नेटवर्क खत्म कैसे होगा? बिकॉज ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उस वक्त की बात थी और वो अभी तक इनकी मेंटालिटी में है, बट ये नेटवर्क तोड़ना भी तो होगा ना, और एक बहुत चैलेंजिंग काम है। हाँ बिल्कुल तोड़ना होगा, ये बहुत चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि एक दो बंदे नहीं है, 100 नहीं है, ये हो सकता है हजारों में हो सकता है कई लाख में हो। उनको एक एक को आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये अभी पीछे भी डिस्कशन हुआ था, एक दूसरे चैनल पे था भाई, ये अभी एक तो गवर्नमेंट को बहुत प्लान्ड वे में एक स्टेप लेना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के रेडिकलाइजेशन को रोका जा सके, किस तरह से इंस्टीट्यूशन में नजर रखी जाए, किस तरह से जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर नजर रखी जाए, किस तरह से जो इंटरनेट कंटेंट आ रहे हैं उसके ऊपर नजर रखी जाए, ताकि आदमी दोबारा उस रेडिकलाइजेशन की तरफ ना जाए। जितने भी हेट स्पीच देने वाले हैं, जितने भी इस तरह के हैं, उनके ऊपर खास नजर रखी जाए। और सबसे बड़ी बात साइबर सिक्योरिटी का रोल आप समझते हैं कि और भी ज्यादा होना चाहिए? साइबर सिक्योरिटी का रोल और भी ज्यादा होना चाहिए? यस यस, बिल्कुल ज्यादा, और ज्यादा आदमियों की जरूरत है। आज भी हमारे ये सागर साहब बैठे, इन्हें पता होगा कि आज की तारीख में पर पुलिसमैन क्या है, मतलब एक पुलिसमैन कितनी पॉपुलेशन के पीछे है, या कितनी पॉपुलेशन के पीछे जाकर के एक पुलिसमैन होता है? वो बताइए, एक पुलिसमैन उतने बड़ी संख्या के ऊपर कैसे नजर रख सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। मैंने देखिए कश्मीर में भी नौकरी की है, मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी की है, मैंने पंजाब में भी की है, सब जगह मैंने टेररिज्म को देखा है। यहाँ तक कि नक्सल में भी मैंने देखा है। हर जगह जो मोर और लेस ऑब्जर्वेशन है ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि क्यों नक्सल बढ़ रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, अब क्यों रुक रहा है, पहले क्यों नहीं रुका था, कश्मीर में 370 हटने के बाद क्यों रुका, पहले क्यों नहीं रुका, पत्थर क्यों फेंकते रहे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जिसको हम खाली बिजली के स्विच को ऑफ करके और जिसे खत्म कर दें। जनरेशन लग जाती है इस काम में, पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। और ये हमारे आगे की जनरेशंस के फ्यूचर का ही सवाल है कि इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। ओपी सागर जी, हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट की है, हमने बहुत इनोवेशंस की हैं, बट स्टिल जब ये विदेशी फंडिंग होती है, हवाला के पैसे इधर से उधर होते हैं, तो इनका खुलासा समय रहते नहीं हो पाता है। मोनिका, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं देखिए किसी भी चीज को करने के लिए। अच्छा, हमारे पास अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अगर हम बहुत सारे देश ऐसे जाएं, अमेरिका बहुत पुराना हुआ है लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस है, जापान उससे ज़्यादा एडवांस है इलेक्ट्रोकर्डिनेटर, और इसराइल है। इनके पास से इतने अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं जिनकी हम लोगों ने स्टडी की हुई है, और आदरणीय भार्गव साहब जानते होंगे। देखिए उनको ऐसी जगह बक्स लगा दिए जाएं जहाँ पर हम जहाँ भी संदिग्ध लोग बातें होती हैं, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर हम जो हैं उनको सुने, ट्रेस करें। अब 10,000 आदमी पे एक पुलिस वाला है, भार्गव साहब की बात का जवाब दूंगा, तो वो कब मैनेज नहीं कर सकता। एक पुलिसमैन 10,000 लोगों को नहीं कवर कर पाएगा। लेकिन हाँ, 10,000 में वो 10 जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको अगर छांट दिया जाए
तो उस पर निगाह जरूर रखी जा सकती है। ये जो है इस तरीके की ट्रेनिंग भी है, और बाकी और भी इससे ज्यादा ये जो ट्रेनिंग नेटवर्क में सालों साल से एनहांसमेंट की अपने जरूरत पांव है। पसारा हुआ है, ये रेडिकलाइजेशन अभी का नहीं है जो आज उजागर हुआ है, सालों साल से अपने पांव पसारा हुआ है, सालों साल से यही चलता चला रहा है। ये नेटवर्क कब टूटेगा, ये नेटवर्क कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किस तरीके से खत्म होगा, बात सिर्फ हमारी नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस की भी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो आतंकवादी वर्ड है खुद में इतना ज्यादा आप समझिए विवश रखते हुए, मेरा ये है कि देखिए जब हमें आतंकवाद से लड़ना है तो बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो कि कानून से परे जाके, या फिर कानून में हमें और इतनी ताकत दी है। मलेशिया का 72 का तो वो देखिए, जब आतंकवाद खत्म करने का उन्होंने कहा 20 टोलियां बना दी हैं और उनको बिल्कुल 5-5, 6-6 लोग उसमें डाल दिए गए, तो जो मिले उसको उड़ा दिए गए, तो और 3 महीने में आतंकवाद खत्म हो गया। तो ऐसे ही जो है इस तरीके के कुछ सरकारी तौर पर बहुत कुछ किए हैं, जो हमारे नए बहुत सारे ऐसे कानून आए हुए हैं, उनमें काफी जो है ताकत दी गई है पुलिस को, मिलिट्री को। तो इसी तरीके की ताकत और भी जो है नए कानून बनाए जाए, जैसे जैसे चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों से उन चैलेंजेस के लिए न्यू रिफॉर्म्स, न्यू पॉलिसीज बनानी होंगी, नए कानून बनाने होंगे। पल्लवी सिंह जी, एक बड़ा प्लान D6 जो कि फेल हुआ और हपड़ दपड़ में हमने देखा 10 नवंबर को जो हुआ, लेकिन अभी 6 दिसंबर आनी बाकी है, हम नवंबर के महीने में चल रहे हैं, अभी भी सुरक्षा का दायरा, जांच का दायरा और उस तारीख तक का जो समय है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अभी धरातल पर क्या कदम? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, और यदि बात की जाए तो बहुत सारे, यदि सरकार की बात की जाए, सरकार बहुत सारे कानून और कदम ऐसे उठाए हैं जो आतंकवादियों को रोकने के लिए हैं। 2019 में UAPA संशोधन किया गया आतंकवाद के खिलाफ, और इसके अलावा उसमें सिर्फ संगठन नहीं, अब व्यक्ति जो, यदि कोई इंडिविजुअल भी एक छोटा संगठन चला के या व्यक्ति भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे 50 से अधिक आतंकवादी नामित भी हुए। इसके अलावा और भी है, FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना, इसमें इसका भी बाकी जो है, इससे टेरर फंडिंग जो हो रही थी उस पर रोक लगी है बहुत हद तक। तो इस तरीके से बहुत सारे कदम हैं जो मोदी सरकार ने उठाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बहुत सारे एक बड़ा चैलेंज होगा, 6 दिसंबर भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि जिस प्लान में ये लोग फेल हो गए और हपड़ दपड़ में 10 नवंबर का प्लान उसे अंजाम दिया गया, कहीं ये ना हो कि आगे जाकर एक और बड़ा संकट, एक और बड़ा खतरा है जो हमारे देश पर मंडरा रहा है, उसे भांपना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल, और ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले से, जैसे मैंने बोला कि सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़े खतरे को टाला भी है। जो ये घटना हुई है उसके साथ जो आने वाली घटनाएं थी, जो बड़ी घटनाएं थी, जिसका हमें सबूत मिला है बकायदा, जिसके तार मिले हैं कई जगह पे, कई राज्यों में, उसको रोका गया है, उसको प्रिवेंट किया गया है। तो बिल्कुल हम आगे तैयार हैं हर चीज के लिए। जैसे आतंकवादी हमला हुआ, उस पे हमने अटैक किया, उसको सही किया। अब ये सारी चीजें, ये जो टेरर मॉड्यूल चलाने की पूरे देश में कोशिश की जा रही है, इस पे भी यदि सरकार की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा सजग है। इसका आप एग्जाम्पल दे सकती हैं कि पिछले 11 वर्षों में आतंकी जो घटनाएं हैं उनमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि इसके लिए सजग है बहुत ज्यादा आतंकी। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी पूजा मिश्रा नहीं, उसको जो है, पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं? झूठ बोलना मुझे बड़ा बेकार लगता है। अभी इन्होंने कैसा झूठ बोला कि FATF में जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। आपको पता है कि जब जो है पहलगाम पे हमला हुआ था, तब जो है हमारी देश ने कोशिश भी की थी कि ग्रे लिस्ट में डाला जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से मना कर दिया गया था और इस पे बहुत डिबेट हुआ था। आपको पता है 2022 में, अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया हुआ है और तब से बाहर ही है। बस इतना कह दिया कि वार्निंग दी जा रही है। और जहां तक बात रही फंडिंग को, आपको पता है कि हम फंडिंग भी नहीं रोक पाए थे। पाकिस्तान को फंडिंग लिस्ट में डाला गया है। 2018 से 2022 तक भारत की सख्त विदेश नीति में पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी डलवाया। कांग्रेस ने 2004 में कोटा हटाकर गलती की थी।
जिसे मोदी सरकार ने यूएपीए सख्त करके सही किया है। हमारी सरकार की औकात नहीं हुई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डलवा सके। हम उनकी फंडिंग नहीं रोक पाए, उस पर पूरे डिबेट चलाए चैनलों ने। आप 2014 से पहले की सरकार को एक बार देख लीजिए, अब जाके कंपेयर कीजिए। आप लोग तो आतंकवादियों को वैसे भी सहानुभूति देते थे। आप लोग तो बिल्कुल बात मत कीजिए। आप लोग तो बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों को बचाने में रहते हैं, प्रयास रहते हैं। समाजवादी पार्टी किससे बात करता है? वो अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें, पेश आते हैं, तुष्टीकरण धर्म की राजनीति करते हैं। आप अपने आप को देखिए कि किस तरीके से आपका इंडी गठबंधन, यदि बात की जाए, आप लोग क्या करते हैं? धार्मिक पहचान विचार। जी पूजा जी, क्या दोनों को ये लगता है कि इस समय ये बहस होनी चाहिए कि अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, या हमें यूनाइटेड होकर देश को देखना होगा? संगठित अभियान चल रहा है और राष्ट्र की नीतियों, सेना, संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करने का ये काम जो है इंडी गठबंधन कर रहा है। इसको बढ़ावा भी दे रहा है इस मानसिकता को। इतना आपको अपनी तारीफ करने का जो शौक चढ़ा हुआ है, जाइए मंत्रिमंडल में उनके वहां पे जाके तारीफ कीजिए। पूजा जी, पल्लवी जी, पूजा जी, पल्लवी जी, पूजा जी, सुन लीजिए, दोनों सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों सुन लीजिए। एक दूसरे की पार्टी, एक दूसरे की सरकार, पुरानी सरकारें, क्या हमें इस समय ये लेके बैठना चाहिए या हमें देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए? आपके घर के पास किसी घर में कोई विस्फोटक सामग्री प्रिपेयर की जा रही है, उसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए? क्या कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। 2014 से पहले कैसे काम होता था, 2014 के बाद कैसे काम होता है, आप पूरा डेटा उठा के आंकड़े उठा के देख लीजिए। आर.के. भार्गव जी, शायद यहाँ पे यही राग ये दोनों अलापते रहेंगे और शायद पॉलिटिकल पार्टीज यही करती रहेंगी। आर.के. भार्गव जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शायद पॉलिटिकल पार्टीज इसी में अटक के रह जाएंगी, मुझे लगता है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया 2014 से पहले, 2014 के बाद, जबकि जरूरत है यूनाइटेड होकर ये सोचने की कि हम कितने सिक्योर हैं। ये आपको भी पता है, आप मीडिया में आपने देखे ये बात ना बिल्कुल ठीक कही कि मैं बहुत सी डिबेटों में आता रहता हूँ, शायद दिन में 2-3 डिबेट में कहीं ना कहीं चला ही जाता हूँ, लेकिन अगर वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के रब बैठे हुए होते ना, तो वहां सारा कुछ भूल करके वो आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने लगते हैं और जो मुद्दा है वो अपने आप से डिरेल होकर के कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। आज जरूरत है, चाहे आप एसपी में हो, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो या किसी जगह पर भी हो, लेकिन आपके लिए देश पहले होना चाहिए। देश की समस्या को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए होना चाहिए, ना कि 14 में क्या किया था, 10 में क्या किया था, 12 में क्या किया था, 2 में क्या किया था, उसमें भाई उन चीजों से लेसन लेने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस का है, गवर्नमेंट का है कि उस समय क्या गलती हुई थी जो हमने आज नहीं दोहरानी है। लेकिन पार्टी आपस में एक दूसरे को खाली मत स्लिंगिंग के लिए उसका इस्तेमाल करती है, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह के अभी भी जैसे मैं देख रहा था, अभी बहुत सी चीजें अनर्गल आ जाती हैं, जैसे कि हाँ भारत ने उसको ग्रे लिस्ट में नहीं, अरे भाई भारत ग्रे लिस्ट में डालने वाला कौन होता है? ग्रे लिस्ट में डालता है IMF डालता है। हम खाली अपने कुछ पॉइंट दे सकते हैं उसको अपोज करने के लिए कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर ना किया जाए या उसको अंदर डाला जाए। हिंदुस्तान कुछ नहीं करता, किसी भी देश के लिए नहीं कर सकता, ना कोई दूसरा देश हमारे लिए कर सकता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप आगे चलिए उस मामले में। अभी जो सवाल रहा कि इसको कैसे छुटकारा पाया जाए, तो देखिए एक बात तो बड़ी साफ आई कि आपको कंसर्टेड एफर्ट चाहिए। आपस में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंट एजेंसीज हैं, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए और जहां भी शक आदमी है उसके ऊपर नजर चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, जो आम पब्लिक है उसकी भी नजर पैनी होनी चाहिए कि मेरे घर के आसपास कौन क्या कर रहा है, किस तरह का है, और उसके बारे में भाई उनका भी थोड़ा काम बनता है, नजर उनकी बनती है। संदिग्ध की सूचना दे, बिल्कुल वो भी कैजुअल्टी में हो, तो इसलिए उनका भी बनता है कि वो पुलिस को या जो भी है उसको जाकर के मदद करें जी। अगर वो मदद नहीं होगी तो मैं साफ कहता हूं कि खाली सिक्योरिटी फोर्सेस उनके हाथ चौकन्ना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुश्किल होगा। बिल्कुल। ओपी सागर जी, एक बड़ा चैलेंज अभी आगे और है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर ये D6 का प्लान जो इनका था उसमें ये फेल हो गए तो अभी तो ये तारीख आनी बाकी है, हम नवंबर के महीने में चल रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर, अयोध्या को लेकर
एक सुरक्षा घेरा और मजबूत करना ये एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं होगा। कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे अब आज के बाद कोई और इस तरह की आतंकी घटना ना हो, कोई टेरर ऐसा ना हो, उसके लिए क्या कदम और उठाए जा सकते हैं, क्योंकि तारीख में ज्यादा दूर नहीं है, ये लोग फिर से कोई नापाक साजिश रच सकते हैं। मोनिका जी देखिए, इसको कहे बोन इन डिस्गाइज कहते हैं। ये जो एक्सीडेंटली ये उस दिन विस्फोट हो गया, प्लानिंग तो उनकी बहुत ज्यादा थी और इसीलिए इस तरीके से जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो इकट्ठे किए जा रहे थे और इसके लिए काफी तैयारी उन लोगों ने की थी, जो कि अब जांचों में आ रहा है। चाहे एनआईए की जांच हो, किसी की जांच हो, उसमें आ रहा है कैसे इन लोगों ने कहाँ कहाँ अपना नेटवर्क बनाया, कैसे कैसे और लोगों को हायर किया, कहाँ मकान लिया, कहाँ पे स्टोरेज किया, ये सब चीजें। वो तो उस दिन 10 नवंबर को ये हो गया। अगर उस दिन नहीं होता तो उनकी प्लानिंग तो ये थी अलग अलग जगह पे 6 दिसंबर को या कहीं और ये सब करने का है। हालांकि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे के लिए फिलहाल ये जो भंडाफोड़ हुआ है, मैं समझता हूँ कि आगे इनके हौसले इतने बढ़ चढ़ के नहीं होंगे कि आगे अभी बहुत हाल में कोई काम करें, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो जांच एजेंसीज हैं और अब तो पुलिस और ये सब भी सतर्क हो गए हैं। तो ऐसी दिशा में उनके मंसूबे अब इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए शायद उनको आगे ना बढ़ाएं। मेरा यही है कि अगर उस दिन ये घटना नहीं होती तो जरूर वो अपनी प्लानिंग जो कर रहे थे उस हिसाब से प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में फिर 4 जगह 6 जगह तो उन लोगों ने बताया ही है, उनके जो सहयोगियों ने बताया है कि डॉक्टर अहमद के अलावा भी जो दूसरे कांटेक्ट में थे जो लगातार पकड़े जा रहे हैं और पकड़े भी जाएंगे अभी तो। और ये काफी व्यापक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और होना भी चाहिए। आखिरी व्यक्ति तक इस इन्वेस्टिगेशन को पहुंच जाना चाहिए, हर कड़ी को मिलाते हुए, ताकि अब जो है बहुत अच्छी तरीके से सबका जो है चेहरा बेनकाब कर दिया जाए। और कहीं कहीं अभी भी जो है हो सकता है कि इनका इस तरीके से जखीरा कहीं दवा हो, उसको भी खोज निकाला जाए, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और प्रिकॉशन जरूर बरतनी चाहिए। देखिए नौगांव में थाने में रखा हुआ जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको इन लोगों को हैंडल करना नहीं आता था, कहाँ उसको स्टोर किया जाए, ये सब चीजें इस पर मैं चर्चा कर भी रही थी। इस पर जब ये हादसा हुआ मैं डिबेट में इस बात पर चर्चा कर भी रही थी। और ये क्या आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा आगे बढ़कर भी हो सकता है? जिस तरीके से हमने व्हाइट कॉलर टेरर देखा कि हमें नहीं पता था डॉक्टर्स के भेष में कौन है, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर कोई आतंकी इनसाइडर भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतनी बड़ी चूक एक्सपर्ट से हो जाएगी। होगा। देखिए अभी व्हाइट कॉलर लोग कहते हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर तो है नहीं, ये तो गुमराह किए हुए लोग हैं। वो किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स जो कि आप समझिए उन्होंने डॉक्टर्स बनने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी, फिर उसके बाद में डॉक्टर बनने के बाद में शपथ दी जाती है मानवता की सेवा के लिए, इसे विध्वंस के लिए थोड़ी ना ली जाती है, ऐसी कोई शपथ तो होती नहीं। लेकिन वही है जो रेडिकलाइजेशन है, कट्टरपंथी लोग कट्टरवादिता को कैसे जड़ों में इनके मस्तिष्क में घोल देते हैं, घुसा देते हैं, जिससे कि वो जो है सोचने समझने की बुद्धि खो जाते हैं। हाँ, अच्छे बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि, और इसी नेटवर्क को ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये नेटवर्क अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसी तरीके से जो बुद्धिमान लोग हैं या फिर जो इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, किसी और पेशे में जाते हैं, वो इसी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। इसीलिए इस नेटवर्क को तोड़ना, इस रेडिकलाइजेशन के जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो मकड़ जाल है, इसे तोड़ना, खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, अपना अपना पक्ष आपने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश उम्मीद लगाए बैठा है, देश उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठा है कि कब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का या तो पार्ट 2.0 या इसी तरह का कोई और ऑपरेशन कब चलाया जाएगा और आगे सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे।